हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का लाइट चैप्टर जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 10th है। तो सबसे पहले बेटा समझते हैं कि लाइट होता क्या है। तो आप लोगों को पता होगा लाइट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि लाइट जो है वो मेड अप ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये आप कहीं पे लिख लो कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी या फिर लाइट इज मेड अप ऑफ एनर्जी, दोनों सही है। समझते हैं कि लाइट का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो लाइट जो है बेटा वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करता है। क्या करता है? लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ये लाइट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हमेशा वो कैसे ट्रेवल करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। ये कभी बेंड नहीं करता है। ये बेंड करता है लेकिन उस तरह से बेंड नहीं करता जैसे हम सोचते हैं, मतलब ये कर्व कभी नहीं होगा। ठीक है ना, ये हमेशा क्या करेगा, ये बाउंस बैक करेगा या फिर रिफ्लेक्ट करेगा। बेंड करता है लेकिन डायरेक्टली ये क्या करेगा बेटा, रिफ्लेक्ट करेगा। ना कि ये कभी ऐसा इस तरह का आकार हम लोग को देखने को मिलेगा। इस तरह का आकार कभी हम लोग को लाइट में देखने को बेटा नहीं मिलेगा। वो बेंड नहीं करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट। ठीक है, लाइट का स्पीड क्या है? तो लाइट का स्पीड है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से लाइट जो है बेटा वो ट्रेवल करता है। कहाँ पे ट्रेवल करेगा इस स्पीड से? तो ये स्पीड जो है लाइट का वो एयर के लिए रहेगा, या फिर आप बोल सकते हो कि वैक्यूम के लिए रहेगा। एयर या फिर वैक्यूम में लगभग स्पीड ऑफ लाइट सेम ही रहता है, इसलिए हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है लाइट का स्पीड को मान लेते हैं एयर या फिर वैक्यूम में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लाइट को बेटा कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है ट्रेवल करने के लिए। बाकी जैसे साउंड्स हो गया तो वो सबको ट्रेवल करने के लिए मीडियम का जरूरत पड़ता है, बट लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। अगर मान लो कि अगर अर्थ को चक्कर काटना है, तो लाइट की स्पीड से अगर चक्कर काटोगे तो अर्थ का कितना चक्कर होगा? तो लगभग 7.5 राउंड्स हम लोग लगा सकते हैं अर्थ का। लगभग अर्थ का 7.5 राउंड्स लगा सकते हैं कितना देरी में? ये 1 सेकंड में। अगर लाइट के स्पीड से ट्रेवल करोगे, ऐसे कर नहीं सकते बट स्टिल अगर लाइट के स्पीड से ट्रेवल करना है तो लगभग 7.8 राउंड्स हम लोग अर्थ का चक्कर काट सकते हैं 1 सेकंड में। ये हो गया लाइट के बारे में कुछ ऐसे सिंपल सा इंफॉर्मेशन। अभी हम लोग पढ़ते हैं कि लाइट जो है उसका बिहेवियर कैसा है। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। ठीक है, पहले समझते हैं कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कैसे करता है। तो ये आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, क्लास 8 में पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। ये एक फेनोमेनन है, क्या चीज़ का? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का। लाइट जो है वो क्या करता है, वो बाउंस बैक करता है, मतलब रिटर्न आता है। ठीक है ना, वो कहीं पर टकराएगा। मान लो ये अगर कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और यहाँ पर अगर लाइट आकर के टकरा रहा है बेटा, ये अगर टकरा रहा है तो ये क्या होगा, इस तरह से अगर आया यहाँ पे टकराया तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न आ जाता है। ठीक है ना, कोई भी मीडियम में वो मीडियम कैसा होना चाहिए? वो मीडियम होना चाहिए एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये कोई ऐसा मीडियम हो, मान लो वाटर हो, तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट नहीं आएगा, यहाँ से वो पास कर जाएगा। तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाएगा। हम लोग को पढ़ना है कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कैसे करता है। तो लाइट जो है वो दो तरह से रिफ्लेक्ट करता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है बेटा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो जब लाइट जो है बेटा वो अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर मान लो कोई एक इवन सरफेस पे, एक प्लेन सरफेस पे अगर स्ट्राइक कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। और अगर रे ऑफ लाइट अगर अनइवन सरफेस पे अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है, अनइवन सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तब उस रिफ्लेक्शन को हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोल देते हैं या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। अब समझते बेटा हम लोग कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। एक रे ऑफ लाइट जो है वो कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब इंसिडेंट करता है, जब उस पर पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है, इतना हम लोग को पता चल गया। लेकिन रिफ्लेक्ट करने का कुछ नियम होगा, वो हर सरफेस के लिए बेटा सेम रहता है। भले वो इवन सरफेस हो, अनइवन सरफेस हो, या फिर स्फेरिकल मिरर का ही केस क्यों नहीं ले लेंगे, तब भी क्या होगा, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो बराबर बेटा काम करेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं सोचना है कि स्फेरिकल मिरर में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अलग तरीका से काम करेगा। हर जगह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो अगर रे रिफ्लेक्ट कर रहा है तो सेम रहेगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग को क्या बताता है वो देख लेते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहला नियम क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो ये प्लेन मिरर को हम लोग मान लेते हैं कि हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये वाला जो है ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और ये रेड कलर का जो रे ऑफ लाइट आ रहा है ये हमारा क्या हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया। बेटा जो रे
सरफेस को टकराएगा या फिर सरफेस से टकराएगा, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इंसिडेंट रे वो रे जो कि आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं इंसिडेंट रे। और जब रे स्ट्राइक करके रिटर्न जा रहा होगा, तब उस रे को हम लोग क्या बोल देंगे, तब उस रे को हम लोग बोल देते हैं बेटा रिफ्लेक्टेड रे। बीच में एक बनता है बेटा नॉर्मल, क्या बनता है, एक नॉर्मल बनता है जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ये सरफेस जो हमारा, इस सरफेस से एक परपेंडिकुलर लाइन जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो इस लाइन को हम लोग बोल देते हैं बेटा नॉर्मल, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल बोल देते हैं। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, उस एंगल को हम लोग बोल देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो नियम क्या है, पहला नियम जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, वो है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वो किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बेटा ये यूनिवर्सल है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए ये कभी भी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये जो हमारा इंसिडेंट रे है, जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पे इंसिडेंट कर रहा है, इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट पे क्या होगा, वो लाई करेगा, तीनों पॉइंट। ठीक है, जो इंसिडेंट रे होंगे, जो रिफ्लेक्टेड रे होंगे और जो नॉर्मल होंगे, वो तीनों कहाँ पे कंसाइड करेगा, वो एक ही पॉइंट पे कंसाइड करेगा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लास 8 में भी हमको लग रहा है कि आप लोग ये चीज पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बट स्टिल एक बार और समझ लीजिए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो मेन चीज है, पहला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा, दूसरा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों जो होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेम पॉइंट पे लाई करेगा या फिर सेम प्लेन पे तीनों लाई करेगा। तो बेटा एक डायग्राम के मदद से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन को ही हम लोग स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो कभी कोई अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो है वो अगर कोई स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंट करेगा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होंगे वो भी कैसे जाएंगे, वो पैरेलली एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। और वहीं अगर कोई एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा हम लोग को, जब कोई अगर अनइवन सरफेस पे, कोई अगर रफ सरफेस पे अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट कर रहे हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगे बेटा वो अलग अलग डायरेक्शन में जाता हुआ हम लोग को दिखाई देगा, जिसके कारण रिफ्लेक्शन जो होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की तरह हम लोग को अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। और जो सरफेस जो होगा वो हमको हल्का सा डल या फिर अनइवन देखने को मिलेगा। अब देखते हैं बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन पे देखिए, व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कैसा होगा, स्मूथ होना चाहिए या फिर वेल पॉलिश्ड होना चाहिए। तो क्या होगा, जो रेज फॉल करेंगे बेटा, वो रेज कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, जो रेज फॉल कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट करते समय एक दूसरे कैसे होंगे, पैरेलल होंगे और कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता हुआ हम लोग को दिखाई देगा। तब उस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, ये पानी जो है वो एकदम स्थिर है, रुका हुआ है, और जो रेज इस पे पड़ रहे होंगे वो रेज जो होंगे कैसे रिटर्न जा रहे होंगे, वो एक दूसरे के पैरेलल एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, जिसके कारण हम लोग को जो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो बहुत ही इवन और अच्छा सा इमेज फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बेटा एक एग्जाम्पल हो गया आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन का। वहीं हम लोग देखते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो जब कभी कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो रफ होगा, मतलब अनइवन या फिर डल सरफेस होगा, तो उस पर जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट जब फॉल करेगा, तो वो जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगे बेटा वो क्या होंगे, वो अलग अलग डायरेक्शन में जाता हुआ हम लोग को दिखाई देगा। और इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बेटा वाटर ही है, बट स्टिल ये वाटर अपना ज़्यादा रुका हुआ या फिर स्थिर स्थिति में नहीं है, रुका हुआ एकदम स्टेशनरी कंडीशन में नहीं है, ये हल्का सा मूव कर रहा है, जिसके कारण जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो सारे एक ही डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है हम लोग को, और जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो क्लियर नहीं हो रहा है, जिसके कारण हम लोग बोल देते हैं कि सरफेस जो है वो कैसा है, वो इरेगुलर है या फिर रफ सरफेस है, जिसके कारण इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अब हम लोग समझते हैं कि इमेज क्या होता है।
तो बेटा इमेज जो है ये फिजिक्स में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, मतलब लाइट चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये ऑप्टिक्स का ही पार्ट है। तो जब हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं बेटा, तो इमेज के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इमेज जो होता है बेटा वो दो तरह का होता है, एक रियल इमेज होता है और दूसरा वर्चुअल इमेज होता है। इमेज बनता कैसे है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर कोई लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, वो लाइट अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है किसी मिरर के थ्रू या फिर किसी लेंस के थ्रू वो रिफ्रैक्ट कर रहा है, तब एक ऑप्टिकल अपीयरेंस बनता है जिसको हम लोग इमेज कहते हैं। तो समझते बेटा रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है, ये बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लेना। इसी से रिगार्डिंग आगे हम लोग को बेटा सारा न्यूमेरिकल्स या फिर जो भी आगे कॉन्सेप्ट्स है वो सारे में इमेज जो होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों। देखिए, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। अगर किसी इमेज को हम लोग स्क्रीन में ऑब्टेन कर पाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। जैसे कि हम लोग सिनेमा हॉल वगैरह में देखते हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस को स्क्रीन पे देखते हैं, वो सारे क्या है, वो सब बेटा रियल इमेजेस के एग्जाम्पल हैं। वर्चुअल इमेज क्या होता है, तो वर्चुअल इमेज बेटा ऐसे इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मिरर में हम लोग खुद को देखते हैं, जो प्लेन मिरर होता है हमारे घर में जिसमें हम लोग आईना देखते हैं, फेस देखते हैं, तो वो बेटा कैसा इमेज बनाता है, वो प्लेन मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, और उस इमेज को हम लोग बेटा स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। प्लेन मिरर का बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है लेटरल इन्वर्सन। ये वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा लेटरल इन्वर्सन क्या होता है। तो अगर कोई प्लेन मिरर के सामने हम लोग कोई एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का राइट साइड जो होता है वो हमको लेफ्ट साइड की तरफ दिखाई देता है, और लेफ्ट साइड जो होता है वो राइट साइड की तरफ दिखाई देता है। और इसी चेंज को या फिर इसी बदलाव को हम लेटरल इन्वर्सन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर BCDE जो भी लिखा हुआ है, ये जो अल्फ़ाबेट्स है BCD और E, ये अल्फ़ाबेट जो है बेटा वो हमको इस तरफ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये प्लेन मिरर है और ये हमारा इमेज है। तो यहाँ पर हम लोग को जो इमेज दिखाई दे रहा है वो इमेज कैसा है, ये उल्टा दिखाई दे रहा है, मतलब लेफ्ट साइड वाला राइट साइड दिखाई दे रहा है और राइट साइड वाला लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है। और इसी फेनोमेनन को, इसी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग लेटरल इन्वर्सन बोलते हैं। आईना में आप लोग जब फेस देखते होगे तो उस समय भी आप लोग को इस तरह का दिखाई देता होगा कि लेफ्ट साइड का हाथ को आगे करते हैं तो लगता है ऐसे कि राइट साइड का हाथ आगे है। तो ये बेटा कुछ नहीं है, ये क्या है, ये एक लेटरल इन्वर्सन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक प्लेन मिरर का। अब समझते हैं कि एक प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उस इमेजेस का कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा क्या क्या होता है। तो पहले हम लोग पढ़े कि प्लेन मिरर जो है वो कैसा इमेज बनाता है, वो वर्चुअल इमेज बनाता है। अब वो इमेज का बेटा कुछ प्रॉपर्टीज होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वो इमेज का कुछ हम लोग को प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा प्लेन मिरर में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहला है द इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल। एक प्लेन मिरर में के सामने अगर हम लोग कोई एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस रियल ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो हमेशा कैसा होगा, वर्चुअल होगा, और उसको हम लोग कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा बेटा वो हमेशा कैसा होगा, इरेक्ट होगा। ये लड़का जो है ये सीधा खड़ा है, तो इसका इमेज भी हम लोग को कैसा दिखाई दे रहा है, ये भी हम लोग को सीधा ही दिखाई दे रहा है। तो इरेक्ट इमेज का मतलब क्या होता है कि इमेज जो होगा वो कैसा होगा, वो सीधा खड़ा रहेगा। नेक्स्ट, द साइज ऑफ द इमेज इन ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर में बेटा क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा सेम वही साइज का हम लोग को इमेज देखने को मिलेगा। जितना बड़ा हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रखेंगे उतना ही बड़ा साइज का हम लोग को इमेज भी प्लेन मिरर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है बेटा, देखिए द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर से जितना बेटा दूर, मिरर से जितना दूर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे उतना ही मिरर के अंदर हम लोग को इमेज देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लो ये अगर आपका मिरर है, तो जितना दूर आप ऑब्जेक्ट को रखें उतना ही अंदर हम लोग को इमेज बनता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है बेटा वो कैसा होगा, वो लेटरली इन्वर्टेड होगा। अभी हम लोग डिस्कस किए थे लेटरल इन्वर्जन के बारे में। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड होगा ऑब्जेक्ट का वो हम लोग को कैसा दिखाई देगा, वो राइट साइड की तरफ दिखाई देगा, और राइट साइड वाला होगा वो कैसा दिखाई देगा, वो लेफ्ट साइड की तरह दिखाई देगा, या फिर लेफ्ट साइड की तरफ दिखाई देगा, ठीक है।
एक बात ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी के बुक्स में जो भी हम लोगों को बेटा डायग्राम देखने को मिलता है, वो सारे डायग्राम जो होते हैं वो लेटरल इन्वर्सन पे ही रहते हैं, वो लेटरली इन्वर्टेड रहते हैं। हार्ट वगैरह का डायग्राम आप लोग देखे होंगे, वहाँ पे जो लेफ्ट चैम्बर वाला है वो हमारे तरफ से राइट चैम्बर में दिया हुआ रहता है, और जो राइट चैम्बर का है वो हमारे तरफ से लेफ्ट चैम्बर में दिया होता है। क्यों? क्योंकि वो डायग्राम जो होते हैं बेटा, जो भी बायोलॉजी का डायग्राम है वो क्या होता है, वो लेटरली इन्वर्टेड करके दिए होते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा एक लाइट चैप्टर का बस इंट्रोडक्शन का वीडियो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में।